नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रमिता तिवारी और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज बात होने वाली हरियाणा चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही है, जमकर वोटिंग हो रही है। कई जगहों पर आपने देखा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से, कई जगहों पर थोड़ी बड़ी छिटपुट तनाव की खबरें सामने आई, लेकिन तनाव उस लेवल पर नहीं है कि वाकई में प्रभावित हो जाए। वहां पर बाकायदा फोर्स भी तैनात है और जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो मुस्तैदी के साथ इस वक्त जुटी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से हरियाणा में वोट प्रतिशत होना चाहिए, लगभग उसी रेस उसी रफ्तार के साथ वोटिंग चल रही और अब तक खबर है कि लगभग 50% को क्रॉस कर गई है वोटिंग इस वक्त। जी हाँ, 90 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोट कास्ट किए जा रहे हैं और अब तक संजय जो वोटिंग का प्रतिशत सामने आया है चुनाव आयोग के मुताबिक, उसमें सबसे ज्यादा यमुनानगर में अब तक वोट कास्ट किए गए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर नूंह आता है और सबसे कम प्रतिशत जो वोटिंग का रहा है वो गुरुग्राम में रहा है, जो कि सिर्फ 38.61% है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो जारी किए गए हैं और अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, यानी कि लगभग अभी भी 1.5 घंटा बचा हुआ है जब मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखिए, नूंह में 3 जगहों पर बवाल भी हुआ है। कई जगहों पर जो उम्मीदवार हैं पार्टीज के, वो भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। और इस बार क्योंकि 1000 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में और 464 उम्मीदवार जो है वो निर्दलीय हैं, तो ऐसे में आप समझिए कि जो फाइट है इस बार वो बहुत ज्यादा कड़ी है। इस बार 5 राजनीतिक दल यानी कि जेजेपी, इनेलो, इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में है। अब यहाँ पर बीजेपी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो किसी के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही है और बाकी जो पार्टीज हैं वो किसी ना किसी दल के साथ आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात संजय जो आज के चुनाव में देखने के लिए मिली है वो ये कि अनिल विज ये कह रहे हैं कि हमारी जो अगली मुलाकात है वो हो सकता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय में हो। आप इसे जीत का कॉन्फिडेंस कहेंगे या ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, अनिल विज जैसे कद्दावर नेता, असल में अगर आप पिछले या फिर जब हुड्डा साहब की सरकार थी उस दौरान की परिस्थितियां देखा होगा कि जब हुड्डा साहब के दफ्तर में किसी का काम नहीं होता तो अनिल विज जानबूझकर बुलाते थे और कहते थे कि उसको लेकर आओ, उसका काम मैं करवाऊंगा। तो उनका कद उस हिसाब से, रोहन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, रोहन भी बताएंगे। अनिल विज का ये बयान कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी, क्या ये संकेत दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रेस में वो वाकई में सबसे आगे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, क्या संकेत दे रहे हैं वो तो दूर की बात है संजय, लेकिन बीजेपी में जो स्थिति, जो हाल अभी अनिल विज की है, वही कांग्रेस में वो हाल कुमारी शैलजा की है ना। कैसे है वो बाद में बताता हूँ। अनिल विज सीनियरिटी को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अनिल विज के पास और कुमारी शैलजा के पास जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है एज फैक्टर। हालांकि कांग्रेस में एज बैरियर नहीं है, खुद हुड्डा जो है, भूपेंद्र हुड्डा, वो 77 साल के हैं, तो वो कोई बैरियर नहीं है एज। लेकिन बीजेपी में एज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है ना। अनिल विज की उम्र 70 साल के करीब हो ही गई है और अगर इस बार उनके सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि अगर इस बार सीएम नहीं बन पाए तो अगली बार एज फैक्टर ही 2029 में उनकी कोई पूछ नहीं रह जाएगी, है ना। तो एज फैक्टर वो कहीं ना कहीं एक अहम ये बैरियर है उनके सामने। अब उन्होंने जो कहा है, और ऐसा नहीं है पहली बार वो नहीं ये दावा कर रहे हैं सीएम पद को लेकर, कई बार कर चुके हैं। 2024 में जब अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने सीएम चुना मनोहर लाल खट्टर के बाद, तो उस समय भी उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी और मंत्रिमंडल में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन रोहन, ये मैं मुख्यमंत्री वाली जो कदावत है ये अक्सर हमें दूसरे राजनीतिक दलों में देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे शायद कांग्रेस का भी जिक्र करना होगा कि हर कोई अपने आप को मुख्यमंत्री जो है प्रोजेक्ट करता है चुनाव से पहले। लेकिन बीजेपी में इस तरह की जो अदावत इस वक्त देखने के लिए मिल रही है कि वो कह रहे हैं कि अगली बार मैं हो सकता है आपके साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में मिलूं, ये आपको किस तरह संकेत देती है? देखिए रोमिता, बाकी राज्यों के साथ अगर कंपैरिजन करें तो बाकी राज्यों में हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हरियाणा में खासतौर पर देखने को मिल रही है। और अनिल विज के अलावा गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी बार बार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावे ठोक रहे हैं, है ना। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन अनिल विज को लेकर बीजेपी आलाकमान क्या फैसला ले रही है? अभी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि अनिल विज भले ही कितनी दावेदारी ठोक लें और कुछ भी बयानबाजी कर लें, लेकिन आला कमान ने चेहरा तय कर लिया है, नायब सिंह सैनी ही सीएम फेस होंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने भी बार बार कह दिया है कि अनिल विज भले ही कार्यकर्ता के तौर पर दावा ठोक रहे हो सीएम पद को लेकर, लेकिन नायब सिंह सैनी विल बी द फेस फॉर सीएम। देखिए, अभी सवाल ये है कि सत्ता में कौन आएगा। अनिल विज को लगता है कि इतनी सीनियर नेता होने के बाद, उसके बाद के लोग मुख्यमंत्री तक की रेस तय कर चुके हैं, उनको मौका नहीं मिला। चूंकि कद तो है, नो डाउट, ये कहा जाता है कि उनका रुतबा चलता है, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन तय करेगा ये सब कुछ आला कमान पर होता है। अब मजबूत दावेदारी अपनी पेश करते हुए नजर भी आ रहा है। लेकिन अब आते हैं चुनाव पर।
कितना फीसदी वोट परसेंट अब तक देखा जा रहा है? कैसा है? धीमी रफ्तार है या फिर कहा जाए कि एवरेज वोटिंग होती दिख रही है? किस इलाके में कैसा माहौल है इसका? देखिए संजय, जहां तक 1 बजे तक मैंने डेटा देखा है, अभी 3 हाँ। बज गए हैं, 3 बजे तक जो लेटेस्ट डेटा आ गया वो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन 1 बजे तक आई थिंक 37 से 38% हाँ। वोट डाले जा चुके हैं। अभी ओवरऑल देखा जाए 50% क्रॉस कर रहा है। ओवरऑल 50% क्रॉस कर रहा है, तो शाम तक अगर 7 बजे तक जो ईसीआई डेटा भेजेगा हाँ। हमें, आई थिंक अमूमन 70% मुझे लग रहा है हरियाणा के लोग 70% अगर हो तो हाँ। मुझे लगता है अच्छी वोटिंग। अच्छी वोटिंग है। हाँ। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है हाँ। वो कहीं ना कहीं, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बीजेपी के खिलाफ जो कहा जा रहा था कि हाँ। माहौल है, हाँ। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है है। पिछले बार के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं उन तमाम अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। बिल्कुल है ना? सही आपने कहा। ये अपने आप में बड़ी बात ये है। डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या आप समझ रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जी, फैक्टर जो जी। है वो काम कर रहा है, और अगर परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा होता है तो किसके लिए बेनिफिशियल है? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो बीजेपी के खिलाफ पैदा हुआ जी। है, या 1 दशक तक इंतजार करने वाली कांग्रेस के लिए फायदेमंद है? देखिए, कभी कभी रोमिता, एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ती है पहले के मुकाबले, बिल्कुल। तो अमूमन माना जाता है कि जो पहले से सरकार में जो पार्टी है उसके खिलाफ नाराजगी कम है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस को सरकार में लाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में, ये भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है अपने आप में। लेकिन संजय, अनिल विज की बात यहाँ सबसे अहम हो जाती है। आपने जैसा जिक्र किया, अनिल विज इतनी बार दोहरा चुके हैं सीएम पद को लेकर, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाती है, सीएम फेस घोषित नहीं करती है, तो क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? अनिल विज के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है बीजेपी के अलावा। अनिल विज के पास तो ऑप्शन नहीं है संजय, लेकिन क्या बीजेपी, आप देख लें, नायब सिंह सैनी की बात करना भी यहाँ जरूरी हो जाता है। नायब सिंह सैनी जो इस प्रेजेंट वक्त में सीएम है हरियाणा के, उन्हें लाडला देखिए, एक कहीं मैं कल लाइन पढ़ रहा था और ये हरियाणा में वाकई में है। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस की कहा जाए कि वर्क कल्चर अलग है, लेकिन बीजेपी के भीतर मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री के बाद अगर 9 साल 9.5 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद अगर 6 महीने का टाइम पीरियड इनको मिला है, 6 महीने में सैनी साहब ने उस तरीके से माहौल बनाया है कि लोग ये कहने लगे हैं कि अब मुख्यमंत्री दफ्तर से या सीएमओ से हमें भगाया नहीं जाता है। यानी खट्टर साहब जब थे तो काम अगर कोई करवाने जा रहा है तो हटा दिया जाता था, धरने होते थे, भगा दिया जाता था, लेकिन यहाँ बात सुनी जाती। कुल मिलाकर ये कि जो लाडला आपने कहा ना, लाडवा सीट नहीं, एक तरह से कहा जाए कि लोगों के मन में भी ये है कि हाँ, वाकई में सैनी साहब ऐसे की बात सुनते हैं। हो सकता है ऐसा भी कि भाई 6 महीने का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा, उनको प्रूव करना है, अपने आप को आगे के लिए चीजें बैलेंस करनी, तो ये माहौल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि लोगों की ये शिकायत कतई खत्म हो गई कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमने उत्तराखंड में भी देखा था जब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और वहां पर भी जो मुख्यमंत्री का फेस था उससे बदला गया। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उसके बाद तीरथ सिंह रावत, और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। तो वहां पर भी ये एक जो कल्चर है वो फॉलो हुआ था। और उत्तराखंड के जो चुनावी नतीजे थे उस वक्त हम यही बात कर रहे थे कि शायद ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर सकता है, लेकिन उत्तराखंड में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। अब हरियाणा में परिणाम था कि मुख्यमंत्री खुद हार गए थे, बाद में दोबारा बाद में उनको जो है चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ कुमारी शैलजा का भी जो बयान सामने आया उससे आपका उसको यहाँ पे हमें कंसिडर करना होगा, जिसमें वो ये कहती नजर आ रही थी कि मेरी सीनियरिटी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्टली भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की बीच की ये जो खींचतान है, ये आला कमान के लिए एक बड़ी मुश्किल अगर चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आते हैं। देखिए रोमिता, कुमारी शैलजा को ही मतलब एक उनके लिए ऑप्शन एक कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तलाश लिया है तंवर के रूप में। लेकिन अपने आप में यहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं मौका परस्त हो गई है, राहुल गांधी मौका परस्त हो गए, ये कहना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट उठाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यूपी लोकसभा का भी हम जिक्र कर लेते हैं, हिमाचल का भी जिक्र कर लेते हैं। यूपी लोकसभा का जिक्र करना इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, आज इंडिया अलायंस इतनी मजबूत है, उसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की वो 37 सीटें सबसे अहम, सबसे बड़ा रोल प्ले करती है ना। लेकिन अखिलेश यादव को यूपी में कांग्रेस को जिताने के बदले राहुल गांधी ने क्या दिया? हरियाणा में उन्होंने मौका नहीं दिया, अलायंस में शामिल नहीं किया। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया, समाजवादी पार्टी भी लड़ना चाहती थी जम्मू कश्मीर चुनाव, लेकिन उन्हें अलायंस में शामिल नहीं किया। तो और ये दिखाता है कुमारी शैलजा के साथ भी वही हो रहा है। आप दलित वोटरों को साधने के लिए कुमारी शैलजा को स्टेज पर बुला रहे हो और भूपेंद्र हुड्डा के साथ आप कहीं ना कहीं हाथ मिलवाकर वो तमाम दरार की अटकलों को आप खारिज कर रहे हो। लेकिन क्या कुमारी शैलजा को आप जीत का क्रेडिट दोगे? क्योंकि हरियाणा की, और ये रोहन पहली बार नहीं है जब इस तरीके से चेहरों को लेकर मुसीबत का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश देख सकते हैं, जहाँ पर कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर चुनाव लड़ा गया। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया
के जो समर्थक हैं वो ये कहते नजर आए कि हम आप सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन आला कमान ने कमलनाथ के नाम पर मोहर लगाई। उसके बाद कई खबरें ऐसी भी आई कि जो समर्थक हैं वो नाराज है और आखिरकार 15 महीने बाद वहां पर सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो ये जो प्रॉब्लम है कांग्रेस की सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है कि हर राज्य में दो ऐसे धड़े हैं ही। हरियाणा का ऐसा मसला है, मुझे लगता है कुमारी शैलजा अगर कहीं कमजोर पड़ रही तो इसका कारण है कि लॉबी का। अगर भूपेंद्र हुड्डा वहां पर लीड करते दिख रहे हैं या फिर भारी पड़ते दिख रहे हैं तो ये पता है कि इनके खेमे में विधायकों का भी समर्थन हो सकता है, और जिस समुदाय से कम्युनिटी से आते हैं जो कि थोड़ी डोमिनेट है, दबंग भी कही जाती है, तो उसका असर हरियाणा के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अगर कुमारी शैलजा का वाकई में प्रदेश के भीतर एक लॉबी चलती तो कुमारी शैलजा बार्गेनिंग करने में या डील करने में लीड करती, लेकिन उनकी कमजोरी यही हो रही है। ठीक है, कास्ट फैक्टर को लेकर समझ में आता है और तंवर साहब को लाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुमारी शैलजा सीनियर जरूर हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में संगठनिक तौर पर यह कहा जाए कि इसके पहले प्रशासनिक तौर पर जब सरकार रही हो तो उस भूमिका में कभी सेट नहीं हो पाई थी जिससे उनकी दावेदारी वाकई में मजबूत मानी जाए, और हुड्डा साहब इसमें इसीलिए वही अहम बात हो जाती है। कुमारी शैलजा के पास मौका था, प्री पोलिंग उनके पास बहुत बड़ा मौका था, लेकिन पोस्ट पोलिंग वो सरकार गिराने या सरकार बदलने वाली भूमिका में नहीं आ पाएंगी। वो इसलिए भी क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा गुट को पहले से ही 70 से 75 सीटें उनके खाते में जा चुकी है। कुमारी शैलजा गुट को क्या मिला, 4 से 5 सीटें महज मिली है। तो अगर कांग्रेस पावर में आती भी है और कुमारी शैलजा डगमगाने की कोशिश करती भी है तो सरकार बहुत बड़ा असर हमें देखने के लिए गिराने वाले हुड्डा साहब की लॉबी है, हुड्डा साहब की अपनी पकड़ है। बिल्कुल। और आज भी जब वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे तो लोग उन्हें मुख्यमंत्री कह के ही संबोधित करते हुए नजर आ रहे थे जो उनके समर्थक थे। तो ये इस वक्त जो जमीनी स्थिति है हरियाणा विधानसभा चुनाव की हम आपको बता रहे थे। हालांकि देखिए चुनावी नतीजे जब तक सामने नहीं आ जाते तब तक कुछ भी सिर्फ संभावनाएं हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल अभी भी समय बचा हुआ है, 6 बजे तक वोटिंग होनी है। दिलचस्प एक चीज और होता है कि अगर अनिल विज कहते हैं कि अगली मुलाकात मुख्यमंत्री ऑफिस में होगी तो बीजेपी में सैनी साहब भी इतने दावे के साथ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा देखिए यहाँ आपने यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे या सरकार आएगी, बहुत अच्छा, लेकिन अनिल विज बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया। नायब सिंह सैनी की बात कर लेते हैं। करनाल जब वो सीएम बने थे तो करनाल सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा है ना। इस बार वो लाडवा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, मगर आला कमान के कहने पर लाडवा सीट से मजबूरी में उन्हें उतरना पड़ा। अब लाडवा सीट पर उनकी चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वहां जो समीकरण जो है वहां पर वो उनके पक्ष में नहीं है। 2019 में कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से जीते थे, 2014 में वो सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन 19 में कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे, नाम मैं भूल रहा हूं, मेवा सिंह वहां जीते थे। और 2024 में जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी कहा जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं सीट फंस सकती है। तो अगर नायब सिंह सैनी की सीट फंस गई तो अनिल सैनी साहब को चिंता किस बात की है, वो फिर धामी साहब बन जाएंगे। अब वो तो सवाल ये है कि अनिल विज में देखिए थोड़े बगावत वाले तेवर भी देखे जाते हैं कि बात नहीं सुनी गई तो भैया अपना रास्ता अपना लेते हैं। वो तो ऑप्शन है, लेकिन हो सकता है पार्टी कहीं ओबीसी मतदाताओं को नाराज ना करना चाहती हो। अगर नायब सिंह सैनी हार गए तो फिर अनिल विज एज एन अल्टरनेटिव काम कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और बताइए, बीजेपी के लिए अनिल विज क्या फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। बाबा राम रहीम बाहर हैं और कहा जाता है कि वोटों को मैनिपुलेट किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अनिल विज और डेरा सच्चा सौदा ये बड़ी अच्छी बॉन्डिंग कभी रही है। क्रिमिनल वे अलग छोड़ दिया था, लेकिन पॉलिटिकल वे में बड़े अच्छे संबंध रहे। तो क्या अनिल विज अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि एक माहौल बीजेपी के लिए डोमिनेट होकर किया जाए और उसके बाद दावेदारी मुख्यमंत्री तक ठोकी जाए? देखिए अनिल विज कितने पावरफुल है हरियाणा में, ये किसी से छुपा नहीं है। मगर जिस अंबाला क्षेत्र से वो आते हैं, लोकसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, विधायक हैं, लेकिन अंबाला लोकसभा की बात कर ले तो सीधा 10 विधानसभा सीटों पर उनका खासा प्रभुत्व, अच्छा होल्ड रखते हैं। और जिस तरह से डेरा सच्चा प्रमुख पोर्टफोलियो भी उनके पास अच्छा रहा है। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री रहे थे पहली बार और दूसरी बार गृह मंत्री रहे थे। तो जिस तरह से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के साथ उनके रिलेशंस की बात आती है, तो वो राम रहीम भी अच्छे खासे मतलब करीब 20% दलित समुदाय के लोगों को अच्छे साधने में हाँ, ये क्या प्रभाव है उनका, जो कहते हैं वो मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं लोग। और एक मैसेज एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड से, हालांकि इस बार जो पैरोल पर बाहर आए हैं वो तो हरियाणा की सीमा में अंदर घुसने की इजाजत तो नहीं है। जो चुनावी कार्यक्रम है उस पर शामिल होने पे रोक। व्हाट्सएप मैसेज भी अगर वो भेज देना एक फॉरवर्ड से भी, उस पे भी उनका काम हो जाता है। व्हाट्सएप को कोई दायरा नहीं होता सोशल मीडिया पर। बाबा जी जानते हैं, क्योंकि जब फिल्में बनाते थे तब भी प्रमोशन इसी तरीके से हुआ करता था। खैर चुनाव पर वापस आते रोमिता, और 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उम्मीद है कि ये 60, 62, 65 या 70 को भी टच कर सकता है। बिल्कुल, और चुनावी नतीजे किसके पक्ष में होंगे ये हमें 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि आखिर हरियाणा की जो जनता है उन्होंने किसके सिर पर ताज सजाया है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आप रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें